नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में जितेंद्र सोलंकी। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है, किस आधार पर होती है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। ये सवाल पूछा गया है। वो कौन से मापदंड जिनके आधार पर चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कोई पारदर्शिता है भी या नहीं। संविधान में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। देश में मजबूत और निष्पक्ष केंद्रीय चुनाव आयोग की जरूरत और उसके लिए जरूरत है कि जो नियम दिए गए हैं उन नियमों में पारदर्शिता बरतते हुए ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाए। और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा कि दरअसल बताइए कि किस आधार पर, किन नियमों के आधार पर, किस पैरामीटर के आधार पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। क्या वाकई में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कोई पारदर्शिता है भी या नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। देश में मजबूत और निष्पक्ष केंद्रीय चुनाव आयोग की जरूरत है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ मामले की सुनवाई से अलग हुए जज। बॉम्बे हाईकोर्ट में उद्धव ठाकरे, उनके परिवार के खिलाफ याचिका। जनहित याचिका में आय से ज्यादा संपत्ति जुटाने के आरोप हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट सीजे दीपाकर दत्ता ने खुद को सुनवाई से अलग कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की दूसरी बेंच करेगी याचिका पर सुनवाई। हालांकि उन्होंने खुद को अलग क्यों किया, ये जानकारी नहीं। आगे बढ़ते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने जानकारी दी। बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। सिर्फ गोदरेज की जमीन के कुछ हिस्से का अधिग्रहण अभी भी बाकी है। दरअसल सरकार और गोदरेज कंपनी के बीच जमीन को लेकर विवाद है। हाईकोर्ट से इस विवाद में जल्दी फैसला करने का अनुरोध किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में 5 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। और बात करते हैं तेलंगाना की, जहां विधायक खरीद फरोख्त का मामले पर तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को एक अंतिम नोटिस भेजे। बीएल संतोष को जारी होगा 41A के तहत दोबारा नोटिस। एसआईटी पहले ही अदालत को जानकारी दे चुकी है। बीएल संतोष, तुषार और स्वामी नहीं कर रहे एसआईटी की जांच में सहयोग। हाईकोर्ट ने 30 नवंबर को दोबारा सुनवाई के लिए कहा है। जांच एसआईटी या सीबीआई करेगी, इस पर फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर फैसला लेने को कहा। वहीं तेलंगाना में पेड़ों की कटाई रोकने गए वन अधिकारी की हत्या कर दी गई है। बादल पांडु गांव में पहुंचे थे पौधारोपण का निरीक्षण करने। मंगलवार को भद्राद्री कोठागुडम जिले के आदिवासियों ने हमला कर दिया। मुटीकोया आदिवासियों ने कुल्हाड़ी और चाकुओं से हमला कर दिया। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चलामाला श्रीनिवास राव की जोरांग मौत हो गई। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने 50 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की है। राव के रिटायरमेंट की तारीख तक परिवार को वेतन भी मिलता रहेगा। राव के परिवार के एक सदस्य को बाकायदा सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। विदेशी निवेश के लिए 18 देशों में रोड शो करेगी यूपी सरकार। यूपी को कृषि आधारित राज्य की छवि से बाहर निकालने के प्रयास हो रहे हैं। 10 से 13 फरवरी 2023 तक लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट। पार्टनर देश हैं यूके, नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, मॉरिशस। इससे पहले बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित करने की कवायद की जा रही है। 18 देशों और देश के 7 प्रमुख शहरों में बड़े रोड शो की तैयारी की जा रही है। और एक नए तरीके का मॉडल है जो निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें जब भी कोई नई सरकार आती है वो इन्वेस्टर समिट करती है। और उस इन्वेस्टर समिट से पहले न सिर्फ देश के बड़े शहरों में जाकर बड़े उद्योगपतियों को आकर्षित करती है, बल्कि रोड शो के जरिए ये भी बताती है कि उनके प्रदेश में निवेश क्यों किया जा सकता है, वह ऐसी कौन सी अपार संभावनाएं कि निवेश किया जा सकता है। और कुछ इसी तरीके के रोड शो और कुछ इसी तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मुलाकात विदेशों के अंदर भी की जाती है, ताकि विदेशों में उद्योगपतियों को आकर्षित किया जा सके कि आइए
भारत आइए, भारत के इस स्टेट में आइए, सरकार आपको इस तरीके से सहयोग करेगी। यूपी में बीते 5 सालों में मुठभेड़ों में 168 अपराधियों की मौत हुई है। इनमें ज्यादातर था 75,000 से 5 लाख रुपए तक का इनाम, यानी कि सारे इनामी बदमाश, ज्यादातर इनामी बदमाश। और अंदाजा लगाइए, इनामी बदमाश भी बड़े स्तर की 75,000 से 5 लाख तक का इनके ऊपर इनाम था। कानून एवं स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े एडीजी प्रशांत कुमार ने इसकी जानकारी दी। आंकड़े सबके सामने रखे। उन्होंने आंकड़े दिए कि 20 मार्च 2017 से 20 नवंबर 2022 तक 22,234 अपराधी गिरफ्तार किए गए और इनमें से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए 4,557 अपराधी। मतलब जहां आमने सामने हो गए अपराधी और पुलिस, उस दौरान जिन अपराधियों को पकड़ा गया वो है 4,557। लेकिन इनमें जो मुठभेड़ हुई उनमें 13 पुलिस जवानों की मौत हुई है, जबकि 1,375 गोली लगने से घायल हुए। पश्चिम बंगाल के एक स्कूल में सांप्रदायिक विवाद शुरू हो गया है। हावड़ा में संकरैल के स्कूल में मंगलवार को 2 गुटों में झड़प हो गई। छात्रों का एक गुट कर रहा था भगवा दुपट्टा गले में डालने के बाद। कक्षा में भगवा दुपट्टा पहनकर बैठने की जिद पर ये छात्र अड़े हुए थे। दूसरे गुट ने शुरू की लड़कियों के लिए हिसाब की वकालत। 50 साल पुराने धूलागोरी आदर्श विद्यालय में पुलिस तैनात है और स्कूल में पहली बार रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई। और ये कई प्रदेशों के अंदर अब देखने को मिल रहा है कि स्कूलों को भी धार्मिक रंग से रंगने की कोशिश की जा रही है, जबकि स्कूल का सिर्फ एक धर्म है और वो धर्म है एजुकेशन, वो धर्म है शिक्षा, जिसमें सभी को समानता का अवसर समान तरीके से मिलता है। जरा सोचिए, अगर स्कूलों के अंदर भी हम एक कॉमन ड्रेस से इतर एक धर्म विशेष के कपड़ों के साथ जाएंगे तो क्या वाकई में उसी फेज में जब हम बालपन में होते हैं, जब हम स्कूलिंग में होते हैं, क्या हम धर्म के आधार पर एक दूसरे के बीच खाई खोदते नजर नहीं? और बात करते हैं पड़ोसी मुल्क की, बात करते हैं नेपाल की, जहां जल्द अस्तित्व में आएगी नई सरकार। नेपाल की राजनीति में टीवी एंकर रवि लामिछाने का प्रवेश हुआ है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं रवि। सार्वजनिक मुद्दों को उजागर किया था रवि लामिछाने ने। चुनाव में बड़ी ताकत बनकर उभर रही है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। नई सरकार में अहम भूमिका निभा सकती है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। और बात करते हैं सोनाली फोगाट की हत्या के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की। सोनाली के पीए सुधीर सागवान, मित्र सुखविंदर पर आरोप तय हुए हैं। गोवा के अंजुला बीच स्थित कर्लिस होटल में हुई थी मौत। 2022 का ये मामला और 22 से 23 अगस्त के दरमियान रात सोनाली फोगाट की हत्या कर दी गई। सीबीआई ने गोवा की अदालत में पेश की है 1000 पन्नों की चार्जशीट। उत्तराखंड में अंकित भंडारी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई है। सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे अंकित के माता पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी और उनकी पत्नी ने शुरू किया धरना। सामाजिक संगठन युवा न्यास संघर्ष समिति के तहत धरना दिया गया है। पूर्व बीजेपी नेता के पुत्र पुलकित सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलकित के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी अंकिता भंडारी। उत्तराखंड पुलिस पर दबाव के मामले की जांच भी की जा रही है और इस तरीके के आरोप लगे। सीबीआई ने शुरू की फुटबॉल मैचों में फिक्सिंग के आरोपों की जांच। भारतीय फुटबॉल क्लब्स में मुखौटा कंपनियों के जरिए निवेश के आरोप। भारतीय फुटबॉल मैचों में मैच फिक्सर विल्सन राज पेरुमल की दिलचस्पी। सिंगापुर के मैच फिक्सर पेरुमल पर 5 फुटबॉल क्लबों में निवेश का संदेह। दरअसल मार्च में गोवा में हुए फुटबॉल मैचों के नतीजों के बाद फिक्सिंग का शक गहराने लगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने की थी सीबीआई से शिकायत। इसके बाद सीबीआई ने शुरू की मैच फिक्सिंग मामले की प्राथमिक जांच। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चावला गैंगरेप हत्या मामले में दाखिल होगी पुनर्विचार याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में
3 आरोपियों को बरी किया था। राहुल, रवि और विनोद को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट में अपील खारिज हुई और सुप्रीम कोर्ट से आरोपी रिहा हो गए। फरवरी 2019 में दिल्ली के छावला में हुआ था लड़की का अपहरण और चलती कार में गैंगरेप के बाद 19 वर्षीय लड़की की हत्या की गई। 3 दिन बाद हरियाणा के रेवाड़ी में लड़की का शत शव मिला। उपराज्यपाल ने दी थी पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति। टीपू सुल्तान पर लिखी किताबों की बिक्री पर रोक, बेंगलुरु के अतिरिक्त नगर दीवानी एवं सत्र न्यायालय ने फैसला दिया। जिला वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष BS रफीउल्लाह की याचिका पर फैसला सुनाया। याचिका में पुस्तक में टीपू सुल्तान के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप है। BS रफीउल्लाह ने अपनी याचिका में दावा किया था पुस्तक में गलत जानकारी प्रकाशित की गई थी, जो इतिहास द्वारा ना तो समर्थित है और ना ही उचित ठहराई गई। किताबों में मुस्लिमों के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया। तुरुकारू शब्द मुस्लिम समुदाय के लिए अपमानजनक शब्द है। पुस्तक के प्रकाशन से अशांति, सांप्रदायिक वैमनस्यता पैदा होने की आशंका है। ऑनलाइन कारोबार करने वाली ई कॉमर्स कंपनियों पर सख्ती, पैसों से कारोबार की फर्जी समीक्षा नहीं करा पाएगी ये कंपनियां। दरअसल उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने समीक्षा के नियम जारी कर दिए। फर्जी रिव्यू दिखाने वाली वेबसाइट पर होगी चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित सिंह ने यह जानकारी दी है। नियमों के मुताबिक तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई, ताकि वो समिति वो नियम बना सके जिसके जरिए 2 चीजें, एक फेक न्यूज और एक पेड प्रमोशन, यानी कि पैसा देकर रिव्यू लिखवाना, पेड रिव्यू, इस पर सख्ती दिखाई जा रही है। और इसमें एक और चीज है, एक बार के लिए मान लिया जाए कि ई कॉमर्स कंपनी ने अगर ये पेड रिव्यू खरीद भी लिए तो उसको बाकायदा उसे मार्क करना पड़ेगा। इस तरीके से मार्क करना पड़ेगा कि जो भी उपभोक्ता उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है और वो अगर रिव्यू पढ़ रहा है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले हम उसकी रिव्यू सेक्शन में जाते हैं, रिव्यू पढ़ते हैं और रिव्यू अगर अच्छे होते हैं तो प्रोडक्ट के लिए हमारी विचारधारा बनती है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा होगा। अगर उन्होंने पैसे लेकर रिव्यू लिए हैं तो बाकायदा वो मेंशन करना होगा कि ये पेड रिव्यू है, ताकि उपभोक्ता इस कंफ्यूजन में ना रहे कि ये रिव्यू एक रियल ऑर्गेनिक रिव्यू। दिल्ली नगर निगम चुनाव में इंटरनेट का रचनात्मक उपयोग, यमराज और चित्रगुप्त के संवाद वाले वीडियो में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया। वायु प्रदूषण, यमुना सफाई, नशे की समस्या और भी कई मुद्दे समस्याओं के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वीडियो में मौका देने वाले को धोखा देने का आरोप। बीजेपी के ट्विटर हैंडल से 50 सेकंड के ये छोटे छोटे क्लिप्स हैं जिनको शेयर किया जा रहा है।